नमस्कार, आज की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की तरफ। कानपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां कानपुर में फिर खुली स्वास्थ्य सेवाओं की पोल। शव ले जाने के लिए नहीं स्ट्रेचर की सुविधा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां तीमारदार शव को हाथ में ले जाने को मजबूर। हैलेट हॉस्पिटल का वीडियो आया सामने। इससे पहले भी कई घटनाएं आ चुकी है सामने। कानपुर से ये मामला सामने आया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां कानपुर में स्वास्थ्य सेवाओं की पोल खुली नजर आई है। तस्वीरें भी सामने आई हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, शव ले जाने के लिए नहीं स्ट्रेचर की व्यवस्था। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, तीमारदार हाथ में शव ले जाते आए नजर। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां तीमारदार शव को हाथों में ले जाने को मजबूर। हैलेट हॉस्पिटल का ये वीडियो बताया जा रहा है। इससे पहले भी कई घटनाएं सामने आ चुकी है। कानपुर से ये मामला सामने आया है, जिसमें शव को हाथ में ले जाना पड़ रहा है क्योंकि स्ट्रेचर की कोई व्यवस्था नहीं है। और कानपुर से संवाददाता आशीष साहू हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष, जो ये खबर सामने आई है, तस्वीरों में हम देख सकते हैं कि स्ट्रेचर की व्यवस्था नहीं है, शव को हाथों में ले जाना पड़ रहा है। पहले भी ऐसे मामले सामने आ चुके हैं क्या? जी, आपको बता दें, जैसे ही उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने स्वास्थ्य विभाग की कमान संभाली थी, वैसे ही छापे पर छापेमारी कर रहे थे और बड़े बड़े दावे कर रहे थे। लेकिन कानपुर का ये कोई पहला मामला नहीं है। अभी तक आप देखते रहे कि जो मरीज थे उनको स्टेटस नहीं मिलता था, जो वहाँ है तीमारदार थे वो मरीज को हाथ में ले जाते थे। लेकिन अब सबसे शर्मसार करने वाली उत्तर प्रदेश सरकार की जो वीडियो वायरल हो रहा सोशल मीडिया पे, एक 100 को परिजन अपने हाथ में 100 को ले जा रहे पोस्टमार्टम हाउस में। सोशल मीडिया पे तेजी से वीडियो वायरल और कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के ब्रजेश पाठक डिप्टी सीएम के दावे कहीं ना कहीं फेल होते नजर आ रहे हैं कानपुर में। जी, दावे फेल होते नजर आ रहे हैं, लेकिन हैलेट हॉस्पिटल एक नामी हॉस्पिटल है। यहाँ पे ऐसी व्यवस्था, आखिर क्या वजह है जो मरीजों को स्ट्रेचर नहीं मिल पा रहा है? देखिए, आपको बता दें कि हैलट में लगभग 12 से 13 जिलों के जो मरीज हैं वो आते हैं। लेकिन यहाँ पे कानपुर महानगर बड़ा इलाका है और जो यहाँ पे व्यवस्थाएं खाली कागजों में तो लिखा पढ़ी में तो हॉस्पिटल का निर्माण हो जाता है और काम हो जाता है, लेकिन जो सामान और चीज व्यवस्था अभी भी पूरी तरीके से मरीजों के लिए उपलब्ध नहीं है। इससे पहले भी अभी 2 दिन पहले एक सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हुआ था, जहाँ परिजन मरीज से इलाज के लिए कर रहे थे तो स्वीपर ने परिजन को जमकर मारपीट की थी। उसमें भी स्वरूप नगर थाने में FIR दर्ज की गई थी। जब इस मामले में संजय काला से बात की गई, डॉक्टर संजय काला से, तो साफ तौर पर वो बोलने से बच रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के जो दावे हैं पूरी तरीके से फेल होते नजर आ रहा है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि एक 100 को एक माँ एक बेटा 100 को ले जाता है, उसको स्ट्रेचर नहीं मिलता है तो वो हाथ से ही 100 ले जाता है बरसते पानी में। तो कहीं ना कहीं शर्मसार करने वाली तस्वीर सामने आई है। जी, आशीष, के जिम्मेदारों से बात करिए आपने इस मामले को लेकर, क्योंकि ये मामला बड़ा ही गंभीर है। देखिए, मेरी बात हुई थी डॉक्टर संजय काला प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज से, वो भी मीडिया से साफ तौर पर नहीं बात कर रहे हैं। और मंडला आयुक्त से भी मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि इस मामले की जांच की जा रही है। हालांकि वो जांच के नाम पर तो कार्रवाई की जाती है, तो जांच करेगा कौन? क्योंकि विभाग की जांच विभाग ही करता है, तो क्लीन चिट मिल जाती है किसी भी विभाग में। देख लीजिए आप, स्वास्थ्य विभाग एक ऐसा विभाग है जो जिम्मेदार विभाग है, उसके बाद भी लापरवाही जिस तरीके देखी जाती है कि 100 को माँ बेटा भाई हाथ में बरसते पानी में ले जा रहा, कहीं ना कहीं तत्काल प्रभाव से कार्रवाई करनी थी। लेकिन जांच के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति कर जाती है और किसी भी कार्रवाई नहीं होती है। जी आशीष, ये तस्वीरें सामने आई हैं, यहाँ पे स्ट्रेचर की व्यवस्था नहीं है कि बाकी भी कई कमियां देखने को मिल रही है हैलेट हॉस्पिटल में? जी, देखिए, जैसी तस्वीर आई तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने इस मामले को संज्ञान में लेते ट्वीट किया। उन्होंने कहा, साफ तौर पर योगी सरकार की नाकामी दिख रही। जिस तरीके से एक माँ और एक बेटा अपने भाई को, माँ अपने बेटे के 100 ले जा रही हाथ में पोस्टमार्टम हाउस में, तो कहीं ना कहीं सरकार पे भी जो विपक्ष है वो निशाना साध रहा है। तो कहीं ना कहीं मामला टूट पकड़ता नजर आ रहा है। जी, और क्या कुछ कमियां देखने को मिलती है इस हैलेट हॉस्पिटल में? क्योंकि शिकायतें तो आए दिन बहुत सारी आ रही है। कानपुर स्वास्थ्य विभाग खाली नाम का स्वास्थ्य विभाग, अगर प्राइवेट की हालत देख ली जाए तो ना ही चाहे सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, ना ही प्राइवेट अस्पतालों में रजिस्ट्रेशन होते हैं, ना ही ड्यूटी डॉक्टर होते हैं। मौत के नाम पे कारखाना लोग चलाते हैं। जब कोई मौत हो जाती है तो अधिकारी बस जाके खाना पूर्ति करके नोटिस देख चले जाते हैं। अभी सैकड़ों अस्पताल ऐसे और प्राइवेट, अगर सरकारी अस्पताल की बात करें तो वही डॉक्टर सरकारी अस्पताल में इलाज करते हैं 2 बजे के बाद में। जैसे ही उन जो वहाँ से निकलते हैं तो प्राइवेटों में जाके ऑपरेशन करते हैं और पूरी तरीके से अधिकारी संज्ञान में होने के बाद भी कार्रवाई नहीं होती, क्योंकि जो साफ तौर पर नियम है कि जो सरकारी डॉक्टर हैं वो प्राइवेट अस्पतालों में इलाज नहीं करेंगे। लेकिन कानपुर की जो स्वास्थ्य व्यवस्था है पूरी तरीके से शर्मला चुकी है। कहीं ना कहीं जो डिप्टी सीएम है उनके जो दावे हैं पूरी तरीके से फेल होते नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। खबर पे नजर बनाए रखिए, आशीष में जानकारी देते रहिए। तो हैलेट हॉस्पिटल की ये तस्वीर है, हमारे संवाददाता ने जनता तक ये तस्वीर पहुंचाई है और उम्मीद है कि सरकार तक भी ये तस्वीरें पहुंचेंगी और इस पे संज्ञान लिया जाएगा, क्योंकि डिप्टी सीएम
स्वास्थ्य व्यवस्था को दुरुस्त करने के कई दावे वादे करते हैं, लेकिन बावजूद इसके कोई डर नहीं है और ये तस्वीरें सामने आ रही है। तो वहीं अब हमीरपुर से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां ग्राम विकास अधिकारी ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। घर में मिला फांसी के फंदे से झूलता अधिकारी का शव। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बांदा जिले के जसपुरा ब्लॉक में थी अधिकारी की तैनाती। ग्राम विकास अधिकारी की मौत से घर में छाया मातम। मौदा कोतवाली कस्बा इलाके के मराठीपुरा मोहल्ले का ये मामला बताया जा रहा है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां ग्राम विकास अधिकारी ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घर में मिला फांसी के फंदे से झूलता अधिकारी का शव। बांदा जिले के जसपुरा ब्लॉक में थी अधिकारी की तैनाती। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां अधिकारी ने आत्महत्या कर ली है। फंदे से झूलता मिला अधिकारी का शव। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हमीरपुर से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। और इस खबर पे हमारे साथ हमीरपुर से संवाददाता इंतजार रिजवी जुड़ चुके हैं। इंतजार, क्या कुछ जानकारी है, आखिर क्या वजह बताई जा रही है इस आत्महत्या की? बता दें, मामला पूरा हमीरपुर के मौदा कोतवाली क्षेत्र के मराठीपुरा का है, जहां पर उस वक्त हड़कंप मच गया जिस समय पे ग्राम विकास अधिकारी की घर पर फांसी के फंदे से लटकती लाश को देख के परिजनों में हड़कंप मच गया। जिस तरह से आपको बता दें कि ग्राम विकास अधिकारी जो पड़ोसी जनपद में तैनात थे, जसपुरा थाने में तैनात थे ये ग्राम विकास अधिकारी पड़ोसी जनपद के बांदा जनपद के में ये अपने पोस्ट में तैनात थे। और जिस तरह से जानकारी के मुताबिक माना जा रहा है कि ये मानसिक रूप से पिछले कुछ समय से मानसिक रूप से थोड़ा सा तनाव में थे, जो तनाव के चलते ही इन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है, आत्महत्या की। जी, तो क्या परिजन इसे आत्महत्या ही मान रहे हैं या फिर हत्या का भी शक जताया जा रहा है इस मामले में? जी, अभी तो ऐसा कोई जानकारी नहीं प्राप्त हुई है कि इसको हत्या का मामला दे रहे हैं, क्योंकि उनका तो सिर्फ ये कहना है कि अभी ये कुछ समय से मानसिक रूप से थोड़ा टेंशनाइट थे और टेंशनाइट के चलते ही फांसी, लेकिन अभी पूरी तरीके से स्पष्ट नहीं हो पाया है कि कारण क्या है, किस कारण उन्होंने आत्महत्या को अंजाम दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। हमीरपुर से हमारे साथ संवाददाता इंतजार रिजवी जुड़े हुए थे। तो हमीरपुर से ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां ग्राम विकास अधिकारी ने फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला को समाप्त कर लिया। घर में फंदे से लटका मिला ग्राम विकास अधिकारी का शव। छत्तीसगढ़ की एमसीबी में बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां आमरण अनशन पर बैठे 80 वर्षीय बुजुर्ग की हालत बिगड़ी। बड़ी खबर आपको बता रही है, भारी बरसात के बावजूद जारी रहा बुजुर्ग का आमरण अनशन। प्रशासन की एक पक्षीय कार्रवाई को लेकर अनशन पर था बुजुर्ग। देर रात हालत खराब होने पर ले जाया गया अस्पताल। बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां किसी भी जनप्रतिनिधि ने नहीं ली 80 वर्षीय बुजुर्ग की सुध। ये बड़ी खबर सामने आ रही है छत्तीसगढ़ से, जहां छत्तीसगढ़ की एमसीबी से ये बड़ी खबर है, आमरण अनशन पर बैठे 80 वर्षीय बुजुर्ग की हालत बिगड़ी। भारी बरसात के बावजूद जारी रहा बुजुर्ग का आमरण अनशन। प्रशासन की एक पक्षीय कार्रवाई को लेकर अनशन पर था बुजुर्ग। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं छत्तीसगढ़ से, जहां छत्तीसगढ़ की एमसीबी से ये बड़ी खबर सामने आ रही है, आमरण अनशन पर बैठे 80 वर्षीय बुजुर्ग की हालत बिगड़ी। भारी बरसातों के बावजूद जारी रहा बुजुर्ग का आमरण अनशन। प्रशासन की एक पक्षीय कार्यवाही को लेकर आमरण अनशन पर बुजुर्ग थे। देर रात हालत खराब होने पर उन्हें अस्पताल ले जाया गया। और इस खबर पे हमारे साथ हेमंत प्रशांत कुमार छत्तीसगढ़ से संवाददाता जुड़ चुके हैं। हेमंत, क्या कुछ जानकारी है, कैसी हालत बताई जा रही बुजुर्ग की? तो बता दें कि अभी जो बुजुर्ग हैं वो एक सेल्समैन है, जो कि आमरण अनशन पे बैठे हुए थे। उन्हें नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उसके भर्ती कराने के बाद अभी जो हालत है कुछ हद तक तो ठीक ही नजर आ रही है। लेकिन अगर इस पूरे मामले की बात की जाए आमरण अनशन की, तो इसका बहुत बड़ा कारण यहाँ पे ये निकल के आ रहा था कि जो सेल्समैन थे राशन दुकान में, उनकी दुकान को एक सरपंच के कहने पे निलंबित किया गया था। और साथ ही यानी उनके द्वारा ये भी कहा गया था अपने बयान में कि जो खाद्य अधिकारी हैं पिछले 3 महीनों से हमारी जो कमीशन की राशि है वो नहीं दे रहे थे,
और कमीशन देने के बदले 20% की मांग कर रहे थे, जिसको लेकर वो न्याय के लिए आमरण अनशन पे बैठे हुए थे। जी, तो कितने दिन से ये आमरण अनशन पर थे और क्या कुछ जानकारी है? क्या इनसे किसी अधिकारी ने बात करने की कोशिश की या नहीं? जी, आमरण अनशन की अगर बात की जाए तो इनका आज चौथा दिन था आमरण अनशन का। और अधिकारियों की बात की जाए तो अभी तक तो कोई अधिकारी ने इनकी सूद तक नहीं ली थी, जबकि इन्होंने इस मामले को लेकर जिले के कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा था कि अगर 48 घंटों के अंदर उनके साथ जो ऐसा कृत्य हुआ है, अगर इसकी निष्पक्ष जांच नहीं की जाती है तो हम आवरण पे अनशन पे बैठेंगे। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पे हमारे साथ संवाददाता हेमंत प्रशांत जुड़े हुए थे छत्तीसगढ़ से। तो एमसीबी से ये बड़ी खबर सामने आ रही थी छत्तीसगढ़ के कि यहाँ 80 वर्षीय बुजुर्ग आमरण अनशन पर बैठे थे और इसी के चलते उनकी हालत बिगड़ गई। अखिलेश यादव का 50वां जन्मदिन आज लोक कल्याण दिवस के रूप में मनाया अखिलेश का जन्मदिन। सहारनपुर में राजपूत सभा ने की प्रेस वार्ता, अभद्र टिप्पणी को लेकर की कार्यवाही की मांग। बदायूं में यूपी में एक्सप्रेस वे बना मौत का अड्डा, एक्सप्रेस वे के अंडरपास ने ली 4 बच्चों की जान। गोंडा में बारिश ने मौसम किया सुहाना, लेकिन बरसात ने खोली नगर निगम की पोल। औरैया में दबंगों का कहर जारी, होटल संचालक पर दबंग का हमला, कहासुनी को लेकर हुआ विवाद। रुक करते हैं उत्तर प्रदेश की खबरों की तरफ। शाहजहांपुर में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का 50वां जन्मदिन धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष तनवीर खान ने बताया कि अखिलेश यादव का जन्मदिन सपा कार्यकर्ताओं ने लोक कल्याण दिवस के रूप में मनाया। इस दौरान जिला अध्यक्ष और कार्यकर्ताओं ने संकल्प लिया कि 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में शाहजहांपुर की सीट जीतकर पार्टी को मजबूत करेंगे और बीजेपी को उत्तर प्रदेश से उखाड़ फेंकेंगे। हम सभी लोग समाजवादी लोग पूरा स्टेट समाजवादी पार्टी कार्यालय जिला शाहजहांपुर में अपने महबूब नेता युवा हृदय सम्राट माननीय अखिलेश यादव जी जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनका जन्मदिन बड़ी धूमधाम के साथ आज 15 मार्च का केक काटकर हम लोग यहाँ पर दिल्ली राष्ट्रीय पार्टी कार्यालय पर मना रहे हैं। और ये जन्मदिन आज हम लोग लोक कल्याण दिवस के रूप में मना रहे हैं। और आज के दिन हम सभी समाजवादी लोग संकल्प लेते हैं और इस बार हम लोग 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए जनपद शाहजहांपुर से समाजवादी पार्टी की सीट जिताकर भाजपा के द्वारा जो नफरत की राजनीति है और समाज में जो फैले की नीतियां हैं उसको दूर करने के लिए हम सभी लोग संकल्प लेते हैं कि 2024 में समाजवादी पार्टी की जनपद शाहजहांपुर की सीट जिताकर माननीय अखिलेश यादव जी। सहारनपुर में जिला राजपूत सभा ने प्रेस वार्ता का आयोजन किया। ये प्रेस वार्ता जेवी जैन कार्यालय पर आयोजित की गई, जिसमें भीम आर्मी उत्तराखंड प्रदेश के अध्यक्ष महक सिंह के द्वारा राजपूत समाज के विरुद्ध अभद्र टिप्पणी की, जिसको लेकर राजपूत समाज काफी आक्रोशित है। और राजपूत समाज ने कहा है कि यदि अभद्र टिप्पणी करने वाले महक सिंह पर पुलिस प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं करती है तो राजपूत समाज सड़क पर उतरकर आंदोलन करेगा। हम लोग जिला राजपूत सभा से संबंधित आज लोग यहाँ भी इकट्ठा हुए हैं। जो ये महक सिंह ने जो उत्तरांचल का जो अध्यक्ष है भीम आर्मी का, उसने जो हमारे समाज के बारे में जो गलत शब्दों का प्रयोग किया है, उसके लिए आज हम कप्तान साहब से मिलने के लिए आए हैं और उसके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए आए हैं। उनके खिलाफ FIR कराएंगे और यदि उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी हम सड़कों पर उतरकर उसके खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। ये कहा गया कि भाई अंग्रेजों की औलाद है, ये है, वो है, इस तरह की गलत बातों का प्रदोष किया है, सोशल मीडिया पे डाला, मीडिया पे पढ़ा, आप लोगों ने भी पढ़ा होगा। और यही बात ये है कि जो चंद्रशेखर पे जिसने भी हमला किया, हम नहीं कहते कि भाई उनके खिलाफ कार्रवाई ना हो, उनके खिलाफ कार्रवाई हो। उसमें और समाज के लोग भी हैं। गाड़ियाँ जहाँ से बरामद हुई, जिस गांव से मीरापुर से, वहाँ का भी कोई लड़का है, कोई राजपूत समाज के लड़के ही नहीं है, और लोग और भी समाज के लड़के हैं। जो चंद्रशेखर पे हमला हुआ है, ये तो जांच के उपरांत किसने किया किसने नहीं, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जावे
और हम उस हमले की निंदा करते हैं। अगर मान लिया बिरादरी के क्षत्रिय बिरादरी के ही बच्चे हैं तो पूरी बिरादरी को टारगेट न किया जाए, पूरी बिरादरी को गालियाँ न दी जाए, अपशब्द ये कह देना कि ये तो अंग्रेज़ों की औलाद है, कुछ भी है, ये तो बात की बात है। अगर कोई ऐसे अपशब्द कहता है तो उसके हिसाब से उस पर कानूनी कार्रवाई हो, उसका उत्पीड़न किया जाए। पूरे समाज को गाली देना कोई अच्छी बात नहीं है। अगर इस पर शासन प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं करता है तो बिरादरी में क्षत्रिय समाज में बहुत रोष है, और कल को सड़कों पर अगर निकलते हैं तो वो क्षत्रिय समाज का कोई उसमें दोष नहीं होगा, शासन प्रशासन उसमें दोष है। देखिए, चंद्रशेखर रावण अब दलित नहीं रहा, उसके पास सैकड़ों करोड़ की संपत्ति बनी हुई है। 50 करोड़ की गाड़ी ले जा, गाड़ी ले जाओ, 50 लाख गाड़ी ले जा, और वो हर जगह जाता है तो राजपूत समाज को टारगेट करता है। इस तरह तो हर बच्चे में रोष होगा। जो उसके पास जो उसके ऊपर जो हमला करा गया वो निंदनीय है, हम उसके साथ नहीं है, लेकिन वो ऐसी बाइट देगा, राजपूत समाज के खिलाफ देगा तो हम किस को रोकेंगे। हमारे हर बिरादरी के बच्चे के अंदर बहुत जबरदस्त रोष है, हम किस को रोकेंगे आगे के लिए। जो बार बार ऐसी बाइटें देकर करेंगे हमें। बदायूं में गंगा एक्सप्रेसवे के निर्माण के दौरान खोदे गए गड्ढे में डूबकर 2 और बच्चों की मौत हो गई। 2 दिन पहले भी इस्लाम नगर इलाके में भी मासूम की जान गई थी। आक्रोशित परिजनों ने ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर एक्सप्रेसवे पर शव रखकर जाम लगा दिया। वहीं दोनों बच्चों के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। प्रशासनिक अधिकारियों सहित 2 थानों की पुलिस मौके पर मौजूद है। तो घर में फोन पहुंचा तो आए तो इसमें तो डूब, मैं भी बच गया डूबने से। मैं घुस गया और जल्दी से घर में अपने बच्चे के चक्कर में। तो करीबन 14 फुट होगा, 14-15 फुट है। ये हाईवे वाले ने ठेकेदार ने करवाए होंगे, गांव वालों ने निकाले नहीं, कोई नहीं आया था, खत्म हो गए वो। तो हमारे लड़के की होगी करीबन 14 साल, जिसमें 2 घंटे कम से कम मिल ही नहीं रहे, बहुत गहरा गड्ढा है। फिर वो एक हमारे यहाँ के डॉक्टर साहब है, वो पैराने जानते हैं, उनने निकाल। गोंडा में 2 दिन से हो रही बारिश से जहां लोगों को गर्मी से राहत मिली है तो वहीं किसान भी काफी खुश नजर आ रहे हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ बरसात से हुए जलभराव लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बरसात ने गोंडा नगर पालिका के सारे दावों की पोल खोल दी है। जलभराव के कारण जिला अस्पताल में मरीजों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। तो वहीं जिला अस्पताल से मामला सामने आया जहां जलभराव के कारण एक बच्चा उसमें गिर गया और उसको चोट आ गई। बच्चे जीना से गिर गया है तो वही चोट लगी है, एक्सरा कराने जा रहे हैं। कोनो समस्या तो है ही है, दिक्कत तो है ही है, बाकी ले जाएंगे, मजबूरी है, दवा कराना तो ज़रूरी है। औरैया में दबंगों का खौफनाक कारनामा सामने आया जहां दबंगों ने एक होटल के संचालक को मारने का प्रयास किया, लेकिन दबंगों का यह प्रयास विफल हो गया। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के पास स्थित महाकाल होटल में किसी बात को लेकर दबंगों और होटल संचालक के बीच कहासुनी हो गई, जिसके बाद दबंग ने देसी कट्टे से होटल संचालक पर फायरिंग कर दी। फायरिंग के बाद होटल पर मौजूद लोगों ने हमलावर प्रहलाद श्रीवास्तव को पकड़कर प्लास्टिक के पाइप से बांध दिया। पुलिस के हवाले कर दिया गया है और मामले की सूचना पुलिस को दे दी गई है। कोतवाली थाना क्षेत्र के सोशल मीडिया पर अवैध शस्त्र के साथ मारपीट का प्रसारित वीडियो के संबंध में तथ्य इस प्रकार है। कोतवाली थाना अंतर्गत हाईवे के बगल में महाकाल होटल के पास एक पक्ष दूसरे पक्ष पर अवैध शस्त्र के साथ मारपीट कर रहा है, जिसके संबंध में कोतवाली पुलिस सूचना पर मौके पर पहुंची। संबंधित व्यक्ति को मैं शस्त्र हिरासत में ले लिया। पीड़ित पक्ष के तहरीर पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। अग्रिम विधिक कार्रवाई। सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ अपराधी माफियाओं के लिए किसी काल से कम साबित नहीं हो रहे। अपराध पर अंकुश लगाने के लिए यूपी के सीएम ने पुलिस के आला अधिकारियों को सख्त निर्देश दे दिए हैं। इसी कड़ी में अपराधियों को रोकने के लिए कानपुर देहात में मुठभेड़ हुई। कानपुर देहात पुलिस ने 2 अपराधियों को रोकने का प्रयास किया और पुलिस से भागते हुए अपराधियों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। क्रॉस फायरिंग में पुलिस ने अपराधियों को गोली मारकर घायल कर गिरफ्तार कर लिया है। आपराधिक गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए आज रात्रि में एक विशेष अभियान चलाया गया था, जिसके क्रम में थाना प्रभारी अकबरपुर द्वारा अपने थाने के पर्याप्त पुलिस बल के साथ यहाँ चेकिंग की जा रही थी। इसी दौरान एक संदिग्ध वाहन मोटरसाइकिल आता हुआ दिखाई दी,
जिसको रोकने के लिए इशारा किया गया। उन लोगों ने अपने वाहन को नहीं रोका और पुलिस पार्टी के ऊपर उन्होंने फायर कर दिया। उसके पश्चात पुलिस ने भी अपने जवाब में जवाबी फायरिंग की है और यहाँ बलियारा मोड़ के पास हमारा एक सिपाही है जिसका नाम आलोक है, वो भी घायल हुआ है। जो व्यक्ति घायल है, प्रारंभिक पूछताछ में उसका नाम अजय प्रकाश में आया है, जो कि जनपद उन्नाव का निवासी बताया गया है, जिसके विरुद्ध 392 सहित अन्य जो सुसंगत धारा है उनमें भी कई अभियोग उसके खिलाफ। तो सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ अपराधियों और माफियाओं पर कड़ा शिकंजा कस रहे हैं और इसी के लिए पुलिस प्रशासन को सख्त हिदायत दे दी है। तो वहीं किसी काल से कम साबित नहीं हो रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। अपराध पर अंकुश लगाने के लिए यूपी के सीएम ने पुलिस के आला अधिकारियों को सख्त निर्देश दे दिया है। इसी कड़ी में अपराधियों को रोकने के लिए कानपुर देहात में मुठभेड़ भी हुई। कानपुर देहात पुलिस ने 2 अपराधियों को रोकने का प्रयास किया, जहां पुलिस से भागते हुए अपराधियों ने पुलिस के ऊपर फायरिंग कर दी और क्रॉस फायरिंग के दौरान पुलिस ने अपराधियों को धर दबोचा। आपको बता दें कि इस मुठभेड़ के दौरान अपराधियों को गोली लगी है, जिसके बाद इन अपराधियों को घायल अवस्था में गिरफ्तार कर लिया गया। और इस खबर पे हमारे साथ कानपुर से संवाददाता आशीष साहू जुड़ चुके हैं। आशीष, कितने बजे की ये मुठभेड़ बताई जा रही है, क्या कुछ जानकारी है? कानपुर देहात का मामला है, अकबरपुर कोतवाली का मामला है। सुबह करीब 4 बजे पुलिस चेकिंग कर रही थी। चेकिंग के दौरान 2 युवक बाइक से जा रहे थे। जब पुलिस ने रोका तो पुलिस पे फायरिंग कर दी। उसमें जवाबी में एक से पुलिस कांस्टेबल घायल हो गया। वही पुलिस ने जवाबी में दोनों आरोपियों को मुठभेड़ में घायल कर दिया। दोनों के पैर में गोली लगी और सरकारी चिकित्सा अस्पताल में ले जाकर उनका वहाँ पे उपचार के लिए भर्ती कराया। जी बिल्कुल। अब क्या कुछ पुलिस आगे की कार्रवाई करेगी, क्या कुछ जानकारी है? जी, आपको बता दें कि कानपुर देहात में इनके खिलाफ लगभग आधा दर्जन से ज्यादा लूट और हत्या के मुकदमे दर्ज हैं। 1 लाख रुपए की अभी कानपुर देहात में हाल में ही लूट हुई थी अकबरपुर थाना क्षेत्र में। उसमें ये वांछित था, अजय नाम का युवक था, उन्नाव का रहने वाला था। कानपुर देहात और कानपुर महानगर और औरैया समेत कई जिलों पे इसके खिलाफ करीब 2 दर्जन से ज्यादा मुकदमे दर्ज थे और इसके ऊपर इनाम भी था 10,000 रुपए का। पुलिस काफी लंबे समय से इसकी तलाश भी करी तो कल देर शाम चेकिंग के दौरान पुलिस से इसकी मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में जवाबी कार्रवाई में इसके पैर में गोली लग गई। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तमाम जानकारी के लिए इस खबर पे हमारे साथ संवाददाता आशीष साहू जुड़े थे कानपुर से। उन्नाव के रूदवारा गांव के लोगों की जिंदगी बद से बदतर होती जा रही है। गांव में मक्खियों के आतंक से लोग त्रस्त हैं। मच्छरदानी में बैठकर खाना खाने पर मजबूर हैं। बदबू और मक्खी से लोगों का जनजीवन पूरी तरह प्रभावित हो गया है। फार्म हाउस संचालक की लापरवाही और अनियमितता के चलते निकलने वाली बदबू और गंदगी की वजह से पैदा हुई मक्खियों की आतंक से स्थानीय लोग त्रस्त हो चुके हैं, जिसकी वजह से कई परिवारों की शादियां टूट चुकी है। वहीं गांव की कुछ बहुएं मायके जाने के बाद लौटने को तैयार नहीं है। उन्नाव के अफसरों को इस गांव की दुर्दशा की जानकारी तक नहीं है। जैसा कि आपके द्वारा संज्ञान में लाया गया है कि नवाबगंज क्षेत्र में इस तरह की घटना सामने आई है, इसमें संबंधित एसडीएम हसनगंज को निर्देश दिए गए हैं कि प्रकरण का ये परिवार संज्ञान में लाया गया है मेरी मैटर। तो मैंने एसडीएम हसनगंज को इसके लिए निर्देश दिए हैं और उनकी जांच रिपोर्ट आ जाए तो उस हिसाब से कार्रवाई। ये मुर्गी फार्म के वजह से लगती है, गंध बहुत मारती है। जैसी को हवा चल जाती है उधर सब माछिया सब बैठ जाती हैं। तो खाना जैसे कैमरा बंद कर लेते हैं हुसका के, उसके बाद अंधेरे में बैठ के बनाते हैं, तब भी मक्खी पड़ जाती हैं। ये 4-5 साल से हो रही है ये दिक्कत। बस हाँ किया है तो वो जाते नहीं है। सब लोग यहाँ के गए हैं, हज तहसील गए हैं, लेकिन वहाँ कोई काम नहीं हुआ है। वहाँ से बोल देते हैं कि चलिए और घूस दे देंगे। मैडमिया जो है घूस दे देते हैं मुर्गी फार्म में। यूपी के शाहजहांपुर में 1 जुलाई से 31 जुलाई तक विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान की शुरुआत की गई है। कलेक्ट्रेट से जिलाधिकारी उमेश प्रताप सिंह ने हरी झंडी दिखाकर अभियान की शुरुआत की। इस दौरान अभियान की जानकारी देते हुए सीएमओ डॉक्टर आर.के. गौतम ने बताया कि संचारी रोगों से बचाव के मद्देनजर विभिन्न विभागों के सहयोग से विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान चलाया जा रहा है, जिसकी आज से शुरुआत हुई है। 1 जुलाई से 31 जुलाई तक जो है संचारी रोग अभियान चलेगा और 17 तारीख से ये विशेष दस्तक अभियान चलेगा। और इस बीच हमारी तैयारी जो है अच्छी होनी चाहिए और ताकि हम संक्रामक रोगों की रोकथाम कर सकें। डेंगू, मलेरिया और जो भी संक्रामक रोग हैं उनकी हम कैसे रोकथाम करेंगे, इसके लिए हमारी तैयारी होना बहुत आवश्यक। तत्पश्चात हमारी आशा जो है 17 तारीख से घर घर जाएंगे
और वहाँ पर जानकारी लेंगे कि कोई इस तरह का संक्रामक रोग से संबंध कोई बीमार व्यक्ति तो नहीं है। सभी लोग इसमें सहयोग कर रहे हैं, हमारे अन्य विभाग भी इसमें काफ़ी सहयोग कर रहे हैं, पंचायती राज विभाग, विकास विभाग, शिक्षा विभाग, सभी लोगों का सहयोग है। और पिछली बार बहुत हमीरपुर में चलने वाले संचारी रोग नियंत्रण अभियान के तहत संचारी रोग नियंत्रण अभियान संबंधी रैली निकाली गई, जिसको जिलाधिकारी ने अंबेडकर पार्क से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर जिलाधिकारी ने फीता काटकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। जागरूकता रैली किंग रोड होते हुए सीएमओ कार्यालय में संपन्न हुई। हरदोई के मल्लावा इलाके में आए दिन हो रही चोरी की घटनाओं से लोगों में आक्रोश व्याप्त है। एक ही रात 5 दुकानों में हुई चोरी की वारदात से नाराज ग्रामीणों ने हाईवे पर जाम लगा दिया। सूचना पर पहुंची स्थानीय पुलिस और सीओ विलग्राम के साथ एएसपी ने समझा बुझाकर जाम खुलवाया। दरअसल 10 दिनों में चोरी की 20 वारदातों से स्थानीय लोगों में आक्रोश व्याप्त है। इस दौरान जाम लगाए लोगों ने डीएम, एसपी समेत क्षेत्रीय विधायक को बुलाने की मांग रखी। पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे सीओ बिलग्राम, एएसपी नृपेंद्र कुमार ने स्थानीय लोगों को समझा बुझाकर जाम खुलवाया। थाना मल्लावा में नया गांव पड़ता है, मार्केट है, जहां पर अज्ञात चोरों द्वारा शराब की दुकान और मिठाई की दुकानों में चोरी की गई है। उपरोक्त प्रकरण में व्यापारियों द्वारा कुछ समय के लिए इल्जाम लगाया गया था, जिनसे वार्ता करके उसको हटा दिया गया। उनकी तर्ज पर मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है। चोरी के खुलासे के लिए कई टीमें गठित की गई है। यही चोरी खुलासा कर दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।